नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक जीएस में भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी छोटी छोटी एग्ज़ाम या बड़ी से बड़ी आईएएस लेवल तक का पीसीएस सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर आते हैं। और अगर इसके प्रश्न नहीं आते हैं तो इसके फंडामेंटल नॉलेज से प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अगर आप ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो आपके जीएस के फंडामेंटल क्लियर होते चलेंगे। तो अब हम आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। सबको पता है कि पृथ्वी हमारी गोल है और पहले ये आग का धकता हुआ गोला थी, लेकिन बाद में लाखों करोड़ों वर्ष में धीरे धीरे ठंडी होते होते ठंडी हो गई, लेकिन आज भी वो अंदर से आग का गोला ही है। तो पृथ्वी की पूरी लंबाई, पूरी एक तरह से त्रिज्या की बात करेंगे तो 6370 ये पूरी पृथ्वी की त्रिज्या 6370 यानी कि 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। इसी त्रिज्या को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की जब हम आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, हम 2 प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। एक, पृथ्वी को ये जो 3 भागों में बांटा गया है, इनकी रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये जो भाग बांटा गया है, ये जो भाग है, ये इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसके आधार पर बांटा गया है। और ये जो 3 भाग बांटा गया है, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, इन सब के आधार पर बांटा गया है। तो अभी हम आते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। तो इस पृथ्वी के 3 भाग में जब रासायनिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो पहला भाग आता है, पहले भाग में सिग्मा और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सियाल। तो सियाल में आपने देखा सिग्मा प्लस एल्युमिनियम, सियाल। इस भाग में सिग्मा और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इस भाग को सियाल बोलते हैं। इस भाग में सीमा, इसको बोलते हैं सीमा, SI। सिलिका प्लस मैग्नीशियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सीमा। अब अंतिम भाग, इसको बोलते हैं क्रोड, नीफे। इसमें निकिल और आयरन, फेरियम ऑक्साइड की मात्रा, निकिल और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नीफे। तो ये महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं, इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि पृथ्वी के किस तत्व में कौन सी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं सिलिका, आयरन, नीफे। अब यहाँ पे इनकी मात्रा देखनी है कि कौन कितने प्रतिशत में है, आकार के आधार पर, घनत्व के आधार पर, उन सब के आधार पर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे इस ग्राफ में। इस ग्राफ में बताया गया है पृथ्वी की घनत्व और दूरी। तो पृथ्वी के जब हम अंदर की बात करते हैं, आज भी पृथ्वी अंदर से दहकता हुआ एक आग का गोला है। अंदर अभी भी पृथ्वी के पूरा लावा भरा हुआ है, अंदर से पृथ्वी अभी भी ठोस नहीं है। तो देखिए, जब हम भूगोल में आते हैं तो भूगोल में हमें कई चीज़ों को अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान के आधार पर हम उसको निष्कर्ष निकालते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो अनुमान लगाया गया है, वो पृथ्वी के अंदर से निकले गए तत्वों के आधार पर, लावा में जो तत्व निकलते हैं उसके आधार पर, और जो हमारी भूकंपीय किरणें होती हैं। यहाँ मैं भूकंपीय किरणों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इसका अलग से मैं टॉपिक बनाऊँगा, क्योंकि हमारी जो SLP जो किरणें होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती हैं। ये अलग से उनको बनाएंगे वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, बता देना चाहूँगा कि यह वीडियो समीक्षा अधिकारी और दिल्ली पुलिस, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़रूरी है कि फंडामेंटल नॉलेज क्लियर करती है। आप किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे, UPPCS, UPSI, SI की वैकेंसी भी आने वाली है, UPSI, चाहे UPSI चाहे दिल्ली SI हो, PCS, RO का एग्ज़ाम जो भी जल्दी में होने वाला है, मतलब जो भी है, और इन सारे एग्जाम में ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है जो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से तत्व पृथ्वी पर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी पे, यहाँ पर हम बात करेंगे पृथ्वी के दूसरे ग्राफ में। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपर्पटी, जिसको अर्थ क्रस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है मेंटल, और तीसरा है क्रोड। ये 3 भाग हैं पृथ्वी के, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, आंतरिक भाग का तो क्रोड कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भूपर्पटी है, यानी जो पृथ्वी का जिसको हम धरातल बोलते हैं, ये धरातल की जो कि मिट्टी होती है, ये धरातल की मोटाई लगभग औसतन 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर गहरी है इसकी मोटाई। उसके बाद कुछ भौगोलिकविद इसको 100 किलोमीटर की मानते हैं, लेकिन जगह जगह की बात होती है, तो हम इसको यहाँ पर ऑन एन एवरेज इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। उसके बाद आती है मेंटल। मेंटल की मोटाई 30 किलोमीटर के बाद से शुरू होती है और 2900 किलोमीटर तक जाती है। 2900 किलोमीटर, इतनी बड़ी मोटाई को इसके डेंसिटी के आधार पर, इसके घनत्व के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी मेंटल, दूसरा निचली मेंटल। इसके बाद हम आते हैं क्रोड। क्रोड की जो गहराई शुरू होती है 2900 से शुरू होती है और 6370 किलोमीटर तक क्रोड की गहराई है। यानी कि पूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर क्रोड, पूरी त्रिज्या 6370 किलोमीटर आ रही है। इसके बाद किलोमीटर, सॉरी, इस क्रोड को भी डेंसिटी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बाह्य क्रोड जो ऊपरी भाग है, दूसरा निचला मतलब आंतरिक क्रोड। जब घनत्व की बात करते हैं तो एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है और यह घनत्व ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। जब भी पृथ्वी के धरातल से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका घनत्व बढ़ता जाएगा और यह घनत्व 13.6 तक चला जाता है। यानी 13 दशमलव तक एक डेंसिटी बढ़ जाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है घनत्व रखना। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि इतना ज़्यादा घनत्व तो किसी चट्टान का नहीं हो सकता है, क्योंकि दबाव बढ़ने पर किसी भी चट्टान का, किसी भी वस्तु का घनत्व बढ़ता है। लेकिन जब हम चट्टानों की बात करते हैं तो एक निश्चित सीमा तक एक दाब पड़ने पर उनका घनत्व बढ़ता है, लेकिन जब वो सीमा पूरी हो जाती है तो वह चट्टानें इतनी हो जाती हैं कि उनमें घनत्व फिर बढ़ता नहीं है, आप दबाव कितना भी डाल लो। तो लेकिन इस बढ़ते हुए घनत्व के कारण भूगर्भ शास्त्रियों ने अंदाजा लगाया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग धातुओं से भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पर चट्टानें हैं लेकिन धातुएं अधिक हैं। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में धातुएं अधिक हैं। और दूसरा, कुछ भूकंपी तरंगे जो आती हैं, वो आती हैं, भूकंपी तरंग को हम आपको बताएं, अलग से वीडियो लेंगे। उसमें भूकंपी तरंगे आती हैं, अपना डाइवर्जन शो करती हैं, नीचे गायब हो जाती हैं, जिससे इस बात से भी अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग का घनत्व कितना है और उनका शेप मतलब क्या है, वो पूरी तरह से ठोस है, लिक्विड है, क्या है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग प्लास्टिक सॉलिड है। प्लास्टिक सॉलिड बोला जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब इतना ज़्यादा घना कर दिया जाता है कि उसको ठोस नहीं कर सकते। प्लास्टिक सॉलिड में बिल्कुल आप कह सकते हैं मुलायम होता है, जैसे हमारी प्लास्टिक होती है जिसको हम दबा भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, लेकिन देखने में सॉलिड रहती है। प्लास्टिक सॉलिड बोला जाता है इसको, एक नया टर्म्स आया हुआ है, प्लास्टिक सॉलिड है। इसके बाद हम आते हैं घनत्व के बारे में। पृथ्वी का जो ऊपरी भूपर्पटी भाग है, इसका घनत्व लगभग 3.3 है। 3.3 भी आता है, कहीं 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 2.9 भी आता है। तो हम ऑन एवरेज इसका घनत्व, भूपर्पटी का घनत्व 3 मानते हैं। उसके बाद ये आता है मेंटल। मेंटल का जैसे जैसे हमने बताया आपको, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गहराई बढ़ने पर पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि दबाव भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। और ये जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व अपने आप बढ़ेगा, इनमें रिलेशन है। इसके बाद आता है यहाँ पे बाह्य कोड। ये जो हम यहाँ पर आते हैं, ये आपको डॉट डॉट बिंदु दिख रही होगी, जो भी जहाँ पे डेंसिटी परिवर्तन होती है, ये थोड़ा सा यूपीएससी लेवल के ये टर्म्स हैं कि आप पढ़ सकते हैं। जहाँ पे एक घनत्व बदलता है, यहाँ पे भूपर्पटी में इसको कोरोनाइड असंबद्धता बोलते हैं,
जहाँ पे डेंसिटी 2.9 से 3.3 आती है, उसे कोरोनाइड असंबद्धता बोलते हैं। उसके बाद मेंटल में, जब ऊपरी मेंटल में 700 किलोमीटर के अंदर की बात होती है तो इसको मोहरोविविकिक असंबद्धता बोलते हैं। फिर इसी के अंदर में रैपिडिटी असंबद्धता बोलते हैं। और फिर जहाँ से क्रोड, ये महत्वपूर्ण है आपका कोरोनाइड और गुटेनबर्ग, क्योंकि जब कोरोनाइड में जब भूपर्पटी और मेंटल के बीच की जो असंबद्धता होती है उसको कोरोनाइड असंबद्धता बोलते हैं। मेंटल और क्रोड के बीच की जो असंबद्धता होती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। और आंतरिक जो दोनों क्रोड के बीच असंबद्धता उसको लेहमैन बोलते हैं। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण है, कोरोनाइड और गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के तापमान के बारे में। पृथ्वी का तापमान, हम अभी नीचे खुदाई करेंगे तो हमको 10, 20, 50, 150, 200 फीट पे पानी मिलता है, लेकिन फिर जब और नीचे जाते रहते हैं तो हमें वहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है। तो किस अनुपात में यह टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जानते हैं तो कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा। 32 मीटर यानी कि 32 मीटर्स, अब तो और भी बढ़ गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। यहाँ पर बच्चे किलोमीटर, जैसे मैं किलोमीटर और मीटर में कंफ्यूज होते हैं। 32 मीटर की गहराई पे हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, लेकिन यह शुरू में बढ़ता है, बाद में इसके घटने की दर काफ़ी कम हो जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने की दर बाद में कम हो जाती है, और जैसे 300-400 किलोमीटर के बाद और जाते हैं तो टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। लेकिन इस 32 मीटर को आप याद रखिए, 32 मीटर की गहराई पे जाने पर हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो आप 6370 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के रासायनिक, और हाँ, जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भूपर्पटी, पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल भाग है, जो ऊपरी भाग होता है 30 किलोमीटर तक, जिस पर हम रहते हैं, हमारा सब जीव जंतु पेड़ पौधे सब हमारी जो क्रियाएँ होती हैं, उसका क्षेत्रफल पूरी पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है, और उसका घनत्व भी कम है। उसका वैल्यूम, आयतन और घनत्व उसका बहुत कम। उसके बाद हम जब आते हैं मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल का पूरी संपूर्ण पृथ्वी का मेंटल का आयतन 63% है, जबकि इसका द्रव्यमान 83% है। यानी कि सबसे अधिक जो मास कंटेन कर रहा है वो हमारा कर रहा है मेंटल। इसकी आप मोटाई भी तो देख सकते हैं, 730 किलोमीटर से 2900, यानी कि 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद इस क्रोड की भी गहराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन एरिया कम, त्रिज्या में आप जानते हैं वृत्त का कोर होने से उसका क्षेत्रफल थोड़ा कम हो जा रहा है। तो अब हम आते हैं क्रोड की। क्रोड का आयतन 16% है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। क्रोड का आयतन 16% है, लेकिन द्रव्यमान, इसका जो मास सेक्शन एरिया है 32% है, यानी 32% पूरा मास कंटेन करती है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो कि अक्सर इसी टॉपिक में से प्रश्न पूछ जाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी धातुएं और तत्व पाए जाते हैं। तो इस तत्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 टर्म डिफाइड किया जाता है। पहला किया जाता है संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी का एक प्रश्न बनता है। दूसरा बनता है केवल भूपर्पटी में, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी में 2 टर्म्स पाए जाते हैं और भूपर्पटी में 2 टर्म्स पाए जाते हैं। हम यहां पे दोनों टर्म क्लियर करते हुए चलेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी, ऑल, और यहां पे केवल भूपर्पटी। तो हम देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी में लोहा, आयरन, लोहा पाया जाता है। ये पाया जाता है सर्वाधिक 35.5%। एक बहुत ही आरओ का विवादास्पद प्रश्न है। वो प्रश्न आया था कि पृथ्वी पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि ये किस तत्व किस पृथ्वी पर किसकी बात कर रहा है, कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। अभी आगे इसके बारे में क्वेश्चन आप मुझे कमेंट देकर आंसर कर सकते हैं कि अब मैं आगे इसका आंसर बताऊंगा। हम बात करते हैं, दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है संपूर्ण पृथ्वी पे 30%। उसके बाद है सिलिकॉन, ये है 15%।
उसके बाद है निकिल 2.4%, निकिल 2.4%, फिर कैल्शियम और एल्युमिनियम 1.1, 1.1। यानी कि जो संपूर्ण पृथ्वी के अंदर जो मुख्य तत्व, वैसे पृथ्वी के अंदर तो करीब 2000 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो जिनकी मात्रा अधिक है उनकी संख्या करीब 200 से 300 है, लेकिन उसमें से भी 40-45 महत्वपूर्ण है। और उन 40-45 में से 10-15 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नाम ये हैं आयरन 35%, ऑक्सीजन। यानी कि प्रश्न यह है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला एक क्रम भी आ जाता है कि पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों को इस क्रम में अरेंज करिए, तो ये आपको दे देगा, उसमें आपको अरेंज करना होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है भूपर्पटी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व। भूपर्पटी पे अब देखिए बात यहां की हो रही है। अब हम बात कर रहे थे, इस संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे थे। इस संपूर्ण पृथ्वी में आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%, मैग्नीशियम सिलिका 15%, निकिल 2.4%, कैल्शियम 1.1%, एल्युमिनियम 1.1%। इसमें मैग्नीशियम एक टर्म भूल रहा हूं मैं, 13%, मैग्नीशियम 13% पाया जाता है। मैग्नीशियम 13% हो गया। अब आते हैं इस क्रस्ट में, भूपर्पटी में कौन से तत्व सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.8%। इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन 46.8%। उसके बाद आता है सिलिकॉन, ये है 27.7%। उसके बाद है एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5%, मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम। बात करते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण तत्वों की बात। तो संपूर्ण तत्वों में, संपूर्ण पृथ्वी पाए जाने में आयरन, और जब हम केवल भूपर्पटी की बात करेंगे तो पाए जाने वाले तत्व सबसे अधिक है ऑक्सीजन। यानी कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आरओ का बहुत ही विवादास्पद प्रश्न था, जिसमें प्रश्न था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व। तो इसमें कई लोगों ने गलत कन्फ्यूजन किए, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना वो यही माना कि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वह है आयरन, और जो ऑक्सीजन है वह भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाता है। तो इससे आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे और भूगोल का आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें यह बेस नॉलेज क्रिएट होगा। आप इस 32 मीटर को याद रखिएगा। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे जो भी हमारा वीडियो हो वो तुरंत आपको मिले। थैंक यू।